फ्रेंड्स, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। और यह करंट अफेयर्स 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट बोरिंग नहीं होगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा यह वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। और ऐसे ही आपको हर वीक को संडे के संडे आपको 6 बजे सुबह में आपके लाइव चैनल पे मिलते रहेंगे। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वीकली कंटेंट चैनल पे दोनों पे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने प्रथम क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे ध्यान से देखिएगा और जो ऑप्शन आपको सही लगे जस्ट उसे कमेंट सेक्शन में या लाइव सेशन में जो चल रही है इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को भी देखा जाएगा, लाइन बाई लाइन देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और उसके बाद आपको डिस्क्राइब करके जो भी ऑप्शन होंगे सारे ऑप्शन को क्लियरिफाई करके आपको बताया जाएगा क्यों ऑप्शन जोड़ा गया और ये ऑप्शन का अर्थ क्या निकलता है। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि समुद्री नाविक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। समुद्री नाविक तिथि, इसका मतलब क्या है और क्यों मनाया जाता है, किसके सम्मान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रथम इसका आंसर है। इसका आंसर तो बी नंबर ऑप्शन होगा। 25 जून को समुद्री नाविक दिवस मनाया जाता है। बट 21 जून, 19 जून और 27 जून को क्या मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस जो हाल ही में मनाए गए हैं। और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। और 27 जून को क्या है, तो एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। यह क्या है, मतलब जो उद्योग है उसके लिए, उद्योग क्षेत्र के लिए एक दिवस मनाया जाता है। तो वह 27 जून को मनाया जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वह आप यहाँ पे देख सकते हैं। समुद्री नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा किया गया था। यह आईएमओ इसका शॉर्ट नेम है। समुद्री नाविक दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आईएमओ के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। समुद्री नाविक दिवस नाविक के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। अब आपको पता होगा कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, जैसे कि टीचर्स डे या कोई भी फादर्स डे, मदर्स डे, जो भी दिन मनाया जाता है उस किसके सम्मान करने के लिए, तो इसी प्रकार किसी का सम्मान करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार समुद्री नाविक दिवस जो मनाया जाता है इसमें नाविक के सम्मान करने के लिए तिथि मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा मनाया जाता है। और इसके गठन कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। आईएमओ का मुख्यालय लंदन में है। और जो 2020 में समुद्री नाविक दिवस जो हाल ही में मनाए गए हैं, तो कब 25 जून को मनाए गए हैं, तो इसका थीम क्या था, तो सी फेयर्स आर की वर्कर्स। तत्काल में विश्व योग दिवस कब मनाया गया है, आपको पता ही होगा कि विश्व योग दिवस कब मनाया गया। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं जिसमें से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 जून को मनाया गया है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं अगले स्लाइड में रखा हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार का पीडीएफ आपको मिलने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ पे लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, तो 21 जून 2020 को देख सकते हैं। 21 जून 2020 को योग दिवस मनाया गया। फर्स्ट टॉपिक यही है। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि थीम क्या है। थीम क्या है, योग दिवस जब 2020 में मनाया गया 21 जून को, तो उसका थीम क्या था, तो घर पर रहते हुए परिवार के साथ योग करना, योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, इसका थीम था। आगे देखिए दोस्तों, 21 जून 2019 को योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, तो रांची झारखंड में आयोजित किया गया था। इसी प्रकार योग दिवस प्रथम बार कब मनाया गया, तो 2015 में मनाया गया था। इसकी घोषणा किसके द्वारा और कब की गई थी, यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मोदी जी के द्वारा यूएनजीए में भाषण के दौरान इसकी घोषणा 2014 में की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 2014 में की गई थी। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। और इसी दिन आपको पता होगा कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और वह सबसे बड़ा ग्रहण था। इसी प्रकार कुछ और भी टॉपिक यहाँ पे है जिसे आप देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, तो आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि तत्काल में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ऑप्शन देखिए, या ऑप्शन पता है तो जस्ट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आ चुके हैं। 4 ऑप्शन को भी मैं क्लियरिफाई करूंगा ऑप्शन क्यों है और इससे क्या मतलब निकल सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो उर्जित पटेल है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो दोस्तों की जैसे कि आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये सब आ चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि तत्काल में राष्ट्रीय लोक वित्त एनआईपीएफपी का मतलब क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इसका अर्थ होता है। नीति संस्थान एनआईटीआई का अध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय लोक वित्त क्या है, इसका गठन कब किया गया है, तो गठन एनआईपीएफपी का गठन कब किया गया था, तो 1976 ईस्वी में किया गया था। और यह क्या है, तो यह सिर्फ आर्थिक थिंक टैंक, यानी कि अपने इकोनॉमिक के बारे में, देश के इकोनॉमिक के बारे में सोच करता है, सोचता है, समझता है, यही इसका कार्य है। उसी प्रकार आपको बता दूं पूर्व में इसके अध्यक्ष कौन थे, विजय के
केरकल थे। NITI के अध्यक्ष थे पूर्व में तो विजय केलकर थे। और पूर्व में RBI के गवर्नर कौन थे? तो पूर्व में RBI के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल पूर्व में थे। और जबकि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। आप इसे नोट कर लीजिएगा। और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में आप देख सकते हैं, तत्काल में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? यह सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछी गई है उन सभी को मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ क्वेश्चन और भी आपको सामने आने वाले हैं जिसे आप देख लीजिएगा। देख सकते हैं विश्व सिकल सेल दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। बट यहाँ पे देख क्वेश्चन आ रहा है कि कब मनाया जाता है। तो 19 जून को इस विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पूरा स्लाइड आ चुका है कि आप क्यों मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आप देख लीजिए। विश्व सिकल सेल दिवस का मतलब क्या है? देख सकते हैं दोस्तों, RBC की रक्त की आकृति अर्धचंदाकार या हास्यकार हो जाती है तो उसे सिकल सेल कहते हैं। सिकल सेल प्रथम क्वेश्चन हो सकता है कि सिकल सेल किसे कहते हैं। तो इसकी आकृति है RBC जो रक्त है आपका ब्लड, उसका अर्धचंदाकार यानी कि आपका जो आकृति रहता है ब्लड का वह अर्धचंदाकार या हास्यकार हो जाने के कारण ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, जो ब्लड आपके शरीर के अंदर चलती है वह धीमी गति हो जाती है, जिसके कारण से ऊतक तक ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है और वह ऊतक कार्य करना बंद कर देता है। इसी प्रकार कुछ यहाँ पे उदाहरण के लिए लिखे गए हैं कि जिसके कारण ऑक्सीजन ऊतक तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे ऊतक के रूप में मस्तिष्क मान लिया गया है। जैसे कि दोस्तों मस्तिष्क या जहाँ पे खून की कमी होगी वह अंग काम करना बंद कर देगा, ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होगी वह काम करना बंद कर देगा। सिकल सेल रोग सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों में पाया जाता है। आपके पिता माता में होंगे सिकल सेल रोग, आप में भी वह गुण या रोग हो सकते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपको बता दें कि जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके मंत्री कौन है? तो मंत्री अर्जुन मुंडा है। तो सिकल सेल दिवस की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो देख सकते हैं 2008 में इसकी सिकल सेल दिवस की शुरुआत की गई थी। सब नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट करके ही अवश्य रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो आपको लाइन बाय लाइन क्लियर भी कर दिया जा रहा है क्यों मनाया जाता है। और देख सकते हैं अगली क्वेश्चन आ चुकी है आपके सामने। केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? किस पोर्टल का लॉन्च किया गया और इसका कार्य क्या होगा, क्यों लॉन्च किया गया है, इन सभी के बारे में अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही हो जस्ट इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, इसका सही आंसर कौन सा है? तो सत्यभामा पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। खनन मंत्रालय के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए सत्यभामा पोर्टल क्या है, इसका कार्य क्या होगा और क्यों लॉन्च किया गया है इसके बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में है कि केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल को 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। सत्यभामा पोर्टल के द्वारा खनन प्रगति रिपोर्ट मिलेगी। सत्यभामा पोर्टल के द्वारा आपको क्या मिलेगी? तो खनन प्रगति रिपोर्ट मिलेगी। उसके साथ ही साथ मंत्री कौन कौन से हैं और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हर्षवर्धन जी हैं, खनन मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, वित्त मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है, जिसको आपको पता भी होगा। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। कुछ इसी प्रकार आपको मंत्री और क्षेत्र मंत्रालय के मंत्री का भी नाम आपको याद कराता रहूंगा, इसी प्रकार नोट करते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और ऐसा पहली बार हो रहा है इस चैनल पे। तो ऐसे ही आपको हर संडे टू संडे वीडियो मिलती रहेगी और लास्ट में जब मंथ समाप्त हो जाएगा तो एक मंथली करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिलेगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली क्वेश्चन आ चुका है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का गठन कब किया गया था? गठन कब किया गया था? आप देख सकते हैं ऑप्शन में आ गया है कि 2014, 2015, 2016, 2017। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। देख सकते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का गठन 2016 में किया गया था। अगली क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, इससे रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आ रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, AIIB का गठन 2016 में किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो लिकुन जिन को नियुक्त किया गया, तत्काल में ही इसे नियुक्त किया गया है। AIIB का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। वर्तमान में सदस्य की संख्या 102 है। क्वेश्चन में IAS के क्वेश्चन में 2019 के IAS के क्वेश्चन में आ चुका है कि सदस्य की संख्या कितनी थी। तो उस टाइम जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम क्या था? तो 80 थे। अभी फिलहाल में 102 सदस्य की संख्या है। AIIB का कहाँ की बैंक है? तो चीन की बैंक है। सबसे ज्यादा शेयर किसका है? तो चीन का है 32% और फिलहाल उसके बाद भारत का 8% शेयर है। किस बैंक में? तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। इसी दौरान आपको पता होगा कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे देश भी प्रभावित हुए हैं, तो इसमें एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कोविड-19 के
प्रभावित गरीब देशों को $750 मिलियन सहायता राशि देगी। एक बहुत ही अच्छी पहल एशिया इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से की जा रही है। $750 मिलियन मिलेंगे किसको? तो प्रभावित कोविड-19 से प्रभावित गरीब देशों को मिलने वाले हैं। आगे आपको बताता हूँ, अगली क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्क वैक्सीन पहली बार मार्केट में कब आई थी? अब यहाँ पे आपको बता दें कि साल्क वैक्सीन अभी वर्तमान में क्यों चर्चित है, इसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले इसका ऑप्शन देखिए और सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है? तो 1900 क्या है? 1955 इसका सही आंसर है। साल्क वैक्सीन पहली बार कब मार्केट में आया? तो 1955 में आया। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप देख लीजिए दोस्तों, कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका अर्थ क्या है, क्यों मतलब आता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है कि साल्क वैक्सीन पहली बार मार्केट में 1955 में आई थी, किसके द्वारा बनाया गया था और यह नागरिक कहाँ गए थे? तो साल्क वैक्सीन अमेरिका के नागरिक साल्क ने बनाई थी, साल्क के द्वारा बनाई गई थी। साल्क वैक्सीन को आईपीवी शॉर्ट में भी कहा जाता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। पोलियो जो आप लोग देखते होंगे कि गांव में 2 बूंद आती है ना पोलियो पिलाने के लिए, वहीं उसमें क्या होता है, आईपीवी में मृत वायरस है, जिसके कारण संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है, बहुत कम खतरा होता है। मृत वायरस के कारण बहुत कम खतरा होता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत पोलियो मुक्त कब बना? तो 2014 में बना। पोलियो से मुक्त कब बना? तो 2014 ईस्वी में बना। आप इस सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। एक्सट्रीम हीलियम स्टार में प्रथम बार किसकी खोज हुई? एक्सट्रीम हीलियम स्टार में प्रथम बार किसकी खोज हुई? इसके बारे में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में आ चुका है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, आर्गन, लिथियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ए इसका सही आंसर है, फ्लोरीन का खोज हुआ था। एक्सट्रीम हीलियम स्टार में प्रथम बार किसकी खोज हुई? तो फ्लोरीन की खोज की गई। इसके बाद आपको बता दूं, इस इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या उपस्थित है और क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम हीलियम स्टार में प्रथम बार फ्लोरीन खोज हुई। और आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भी। एक्सट्रीम हीलियम ब्रह्मांड में किस रूप में पाया जाएगा? तो तारा यानी कि स्टार के रूप में पाया जाएगा। जो आप तारे की आकृति देखते हैं उसी रूप में पाया गया है। एक्सट्रीम हीलियम स्टार में हाइड्रोजन अनुपस्थित है। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि अनुपस्थित है? तो आपको पता है कि ब्रह्मांड में जितने भी तत्व मिलते हैं वहां पे हाइड्रोजन सारे तत्वों में लगभग सारे तत्वों में मिल ही जाता है, बट इस तत्व में नहीं है। किस तत्व में नहीं है? तो एक्सट्रीम हीलियम स्टार में हाइड्रोजन अनुपस्थित है, इसी कारण से इस पॉइंट को लिखा गया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बताया जा रहा है। दोस्तों आगे अगली क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है कि केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई, इसका द्वितीय चरण कब शुरू किया गया? मतलब वंदे भारत मिशन क्यों स्टार्ट किया गया, कब शुरू किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन में कि द्वितीय चरण इसका कब स्टार्ट हुआ। 4 चरण में चल रहा है कार्यक्रम, अभी चौथा चरण चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जस्ट आप इसका ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। पहला है कि 7 मई, 17 मई, 11 मई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 17 मई इसका सही आंसर है। द्वितीय चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 17 मई को प्रथम चरण, 7 मई को, 11 जून को तृतीय चरण स्टार्ट हुआ था और जुलाई में चौथा, यानी कि आप जब वीडियो देख रहे हैं 1 जुलाई को, तो इसका जुलाई में ही चौथा चरण भी शुरुआत होने वाला है। बट देख सकते हैं दोस्तों आगे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए, क्यों शुरू किया गया और इसका मतलब क्या है, क्या करेगा। वंदे भारत मिशन का द्वितीय चरण 17 मई को शुरू किया गया। वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई 2020 को की गई। वंदे भारत मिशन का तृतीय चरण 11 जून को शुरू किया गया है। वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है कि जो विदेश में भारत के लोग फंसे हुए हैं दूसरे देश में, तो वहां से अपने देश में लाने की यह प्रक्रिया चल रही है। इस माध्यम से वंदे भारत मिशन के तहत उसको अपने देश में लाने की प्रक्रिया चल रही है। योजना भारत में स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई? तो 7 मई को स्टार्ट की गई थी। द्वितीय चरण 17 मई को शुरू हुई और तृतीय चरण 11 जून को, और इसका जो चौथा चरण होगा वह जुलाई में शुरू होगा। आप देख सकते हैं अगली क्वेश्चन आ चुकी है। भारत बाजार पंजीकरण मार्केट कैप में प्रथम स्थान किस कंपनी ने प्राप्त की है? इसका ऑप्शन नंबर आ चुका है टाटा, हीरो, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्राप्त किया, इसका पूंजीकरण कितना है, कितना डॉलर है, इसके बारे में आप देख सकते हैं स्लाइड में आ चुका है। भारत बाजार पंजीकरण मार्केट कैप में प्रथम स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्राप्त की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने $150 अरब का बाजार पंजीकरण यानी कि पूंजीकरण मार्केट कैप प्राप्त किया है। कितना अरब डॉलर? तो $150 अरब, जो भारत का अभी तक का रिकॉर्ड स्तर है। भारत बाजार पंजीकरण मार्केट कैप में द्वितीय स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो टीसीएस कंपनी है। टीसीएस कंपनी दूसरे स्थान पर है मार्केट कैप की स्तर में।
अब अगली क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, जस्ट वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, अटल नवाचार मिशन का गठन कब हुआ, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको अगली स्लाइड में मिलेगी। बट ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, यह बहुत ही चर्चित, अभी फिलहाल में ये चर्चित में है, और ये 2018-17 में आईएएस के पेपर में पूछा भी क्वेश्चन गया है। आप देख सकते हैं आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो वीडियो तो बनता है लाइक करना, तो लाइक कर दीजिए। यह योजना कब शुरू की गई थी, यह ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। यह योजना कब शुरू की गई थी, तो 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में अटल नवाचार मिशन का शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था, इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे फैक्ट देख सकते हैं। किसके आयोग में आता है, किसके आयोग के अंतर्गत आता है, तो देख सकते हैं नीति आयोग, जो आपको पहले ही बताया कि NITI जो थिंक टैंक है, नीति आयोग सोचने का ही कार्य करता है। तो इस इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। पतंजलि ने, आपको फिलहाल में मिले होंगे कि कोरोना का दवा मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी एग्जाम आपके फिलहाल में होने वाले उन सभी में CHSL, चाहे CGL, SSC, RRB और NTPC ग्रुप डी का कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो पतंजलि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फैक्ट मैं बताऊंगा उसे आप एकदम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप देख सकते हैं पतंजलि ने किस नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की है, किस नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की है, तो मार्केट किस नाम से आया है, तो क्रोनील यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, क्रोनील के नाम से पतंजलि ने दवा लॉन्च किया है। देख सकते हैं दोस्तों, पतंजलि ने क्रोनील नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की है। अब आगे आपको बता रहे हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, और दवा में क्या क्या मिलाकर बनाया गया है, कब लॉन्च किया गया है इसके बारे में, और कितने दिनों में दवा किया गया है कि ठीक हो सकता है, इसके बारे में देख दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पतंजलि ने क्रोनील नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की है। क्रोनील का पूरा नाम क्या है, क्रोनील आपको तो सीधे टैबलेट में मिलेगा क्रोनील, बट वहां पे कहीं देख सकते हैं टैबलेट में दिव्य क्रोनील टैबलेट भी लिखा गया है, उसका पूरा नाम दिव्य क्रोनील टैबलेट है। पतंजलि के CEO कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण है। क्रोनील आयुर्वेदिक दावा 3 दिन में 69% यानी कि 69%, जबकि 7 डेज में 100% कोरोना के मरीजों को ठीक करने का अभी दावा किया है दोस्तों। और जैसे ही इसके बारे में दावा, अभी तो मार्केट में आया ही नहीं है, जैसे दवा लॉन्च किया गया, मार्केट में आया और इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, उसी प्रकार बैन कर दिया गया है। कोरोनिल दावा में अश्वगंधा, गिलोय, अनुतेल, स्वांसरी और तुलसी के मिश्रण से बना है। कोरोनिल दावा किस किस जड़ी बूटी से मिलकर बनाया, तो पहला है गिलोय, अनुतेल, स्वांसरी, तुलसी से मिलकर यह सब बना है। आगे देख सकते हैं कोरोनिल दावा, आपको तो खुशखबरी मिल चुकी है कि अब कोरोना का दावा आ गया, लॉकडाउन हट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक फिलहाल मार्केट में दवा नहीं उपलब्ध कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया है, तो आप देख सकते हैं कोरोनिल दवा लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। क्यों रोक लगा दी गई, तो यहाँ पे यही बात ही सामने आ रही थी कि हमारे बिना पूछताछ के, बिना हमें जानकारी देते हुए आपने ऐसा किया और इसे मार्केट में भी लॉन्च कर दिया गया, जिस कारण से इसके प्रचार प्रसार पे बैन कर दिया गया है। और अब देखिए कब मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है, अब इसका ट्रायल चल रहा है, जैसे ही इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं अगली क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया, जीएसटी कब लागू किया गया, तो आप देख सकते हैं जीएसटी कब लागू किया गया था, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2017, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 30 जून जो है ना 12 बजे रात के बाद से यह लागू कर दिया गया था भारत में। और यह क्या है, क्यों लागू किया गया, किनके द्वारा लागू किया गया था, इसके बारे में आप अगली स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट के थ्रू आ रही है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी कंपनी पे लगाया जाता, लेकिन यह किसी न किसी तरह से आपको ही भुगतान करने पड़ते हैं, कस्टमर को भुगतान करना पड़ता है। आप कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, कोई पेमेंट भी करेंगे, वहां पे भी जीएसटी चार्ज आपको देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि किसी तरह आपको कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। जीएसटी किसके द्वारा लगाया गया, तो जीएसटी वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा लगाया गया था। वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी से संबंधित कोई भी कार्य होंगे तो वह वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जिस टाइम यह जीएसटी लागू किया गया था उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे, तो अरुण जेटली थे। और यह संविधान, जीएसटी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 101 में जानकारी दी गई है जीएसटी के बारे में। भारत में तुरंत कस्टम की शुरुआत की गई है। तुरंत कस्टम क्या है, तो यह पेपरलेस और फेसलेस मूल्यांकन हेतु तुरंत कस्टम कार्यकाल चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा था, सीबीआईसी के द्वारा चलाया जा रहा है। और यह
भारत में कब से शुरू होगी? तुरंत कस्टम की शुरुआत कब से होगी? तो 1 जनवरी 2021 को शुरू की जाएगी। तुरंत कस्टम, जैसे कि आपको बता दें कि जीएसटी के बारे में बहुत दिन पहले ही सूचना मिल गई थी कि जीएसटी अब भारत में लग जाएगा, बट जैसे कि डेट जारी किया गया था ना कि 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया जाएगा, उसी प्रकार तुरंत कस्टम कुछ देशों में भी चल रहे हैं, पेपरलेस और फेसलेस इसमें मूल्यांकन होने वाला है। किसी के पास आपको किसी ऑफिस में दौड़ धूप नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप जीएसटी पे कर सकते हैं। या तुरंत कस्टम की शुरुआत कब से होगी? तो 1 जनवरी 2021 से शुरू की जाएगी। आगे आप देख लीजिए, अगली क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, जस्ट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले और सबसे तेज इसी चैनल पे ऐसे करंट अफेयर्स मिलेंगे। H1B वीजा को किस देश के द्वारा 2020 के अंत तक अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? तो आपको बता दूं कि लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे अमेरिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा H1B वीजा को बंद कर दिया गया है। इस वीजा के अंतर्गत जो अमेरिका में नौकरी करते थे, जो कार्यकाल वहां पे कोई काम करते थे, किसी ऑफिस कंपनी में काम करते थे, उसके द्वारा H1B वीजा बनाया जाता है। और जैसे हम काम कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं किसी अमेरिका के कंपनी में, तो आपके लिए तो H1B वीजा बनेगा ना, और आपके जो फैमिली और आपके जो रिश्तेदार वहां पे जाएंगे, आपके फैमिली के कोई सदस्य जाएंगे, उनके लिए H4B वीजा बनेगा। तो किसके लिए? तो फैमिली के लिए H4B वीजा बनेगा। नोट कर लीजिएगा, H4B वीजा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा यह अस्थायी रूप से 2020 के दिसंबर तक रोक लगा दी गई। तो दोस्तों, आपके H1B वीजा से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो आपके सामने आ चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा और मैं आपको बता भी देता हूँ कुछ। तो H1B वीजा किसके द्वारा जारी किया गया और किसके द्वारा 2020 के दिसंबर तक बंद कर दिया गया है? इसमें अमेरिका से बाहर कोई भी आदमी नहीं जा सकते हैं। क्यों बंद कर दिया गया? तो कोविड-19 और अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होने के कारण इसे रोक लगा दिया गया और कोविड-19 सबसे बड़ा इसका कारण हो सकता है। H1B वीजा का संबंध अमेरिका देश से है। H1B वीजा कितने वर्षों के लिए लागू किया जाता है, मान्य होता है? तो 6 वर्षों के लिए मान्य होता है और लागू किया जाता है। इसी प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो नौकरी करेंगे वहां पे H4B वीजा आपके फैमिली के लिए बनाया जाता है और आपके लिए H1B वीजा बनाया जाएगा। तो चलिए, तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने आ चुका हूँ, बता रहा हूँ। और अमेरिका में अस्थायी निवासी के लिए कौन सा कार्ड बनता है? तो ग्रीन कार्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में आधार कार्ड बनता है, उसी प्रकार अमेरिका में ग्रीन कार्ड बनता है, ग्रीन कार्ड। कोविड-19 के कारण अमेरिका में बेरोजगारी आ गई है, कोविड-19 के कारण अमेरिका में बेरोजगारी आ गई है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो सकता है। अगली क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नाइपर संस्थान के पूरे भारत में कितने केंद्र है? नाइपर संस्थान के पूरे भारत में कितने केंद्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही आंसर 7 है। 7 केंद्र है पूरे भारत में। आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हैं अगली क्वेश्चन में आ चुकी है। और इस संस्थान के द्वारा एक हर्बल चाय, बूस्टर हर्बल चाय की भी शुरुआत की गई है और आविष्कार किया गया है। इसमें क्या क्या उपलब्ध है इसके बारे में आप देख सकते हैं, बट पहले उससे पहले आप देख लीजिए कि नाइपर संस्थान के पूरे भारत में 7 केंद्र है। नाइपर संस्थान अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, रायबरेली और हाजीपुर में है। औषधीय विज्ञान क्षेत्र में प्रथम संस्थान कौन सा आता है? तो भारत का कौन सा है? तो नाइपर संस्थान ही है। कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के अंतर्गत इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल चाय लॉन्च की गई है। किसके द्वारा और किस संस्थान के द्वारा? तो आप देख सकते हैं नाइपर संस्थान मोहाली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल चाय में अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी है। अब आपको पता होगा कि कोविड-19 में तो एक चाय इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल चाय को तो आविष्कार कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, बट उसमें चाय में क्या क्या मिला है? तो अश्वगंधा है, तुलसी है, मुलेठी आदि और भी कुछ है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, तो अगली क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है और यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगली क्वेश्चन में है कि 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए पीएम केयर्स फंड से कितनी राशि दी गई है? तो आपको बता दूं कि कितनी राशि दी गई है पीएम केयर्स फंड के द्वारा और कब लागू किया गया था पीएम केयर्स फंड, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी अगली स्लाइड में। तो आप देखते रहिए, वीडियो अच्छी लग रही है इसे लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको वीकली कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, कितने दिया गया है? तो 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए। वेंटिलेटर्स का मतलब क्या है? तो कोरोना के जो मरीज होंगे, सीरियस कंडीशन में होंगे, उसके लिए एक बेड की आवश्यकता होती है हॉस्पिटल में, तो वेंटिलेटर्स की बेड की आवश्यकता होती है और इसके लिए 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स बेड का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ किसके द्वारा दिया गया है? कौन से फंड के द्वारा? तो
पीएम केयर्स फंड। इसका निर्माण भी बहुत कोरोना वायरस के अंतर्गत ही किया गया था, पीएम केयर्स फंड। और क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत 50,000 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए 200 करोड़ रुपए राशि दी जाएगी। मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स के तहत 30,000 वेंटिलेटर्स, 50,000 कुल वेंटिलेटर्स बनाए जा रहे हैं, बट 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण कौन करेगा, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। पीएम केयर्स फंड द्वारा किसी भी आपातकाल में पीएम केयर्स फंड का निर्माण क्यों किया गया, तो इसका सही उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य यही है पीएम केयर फंड का कि किसी भी आपातकाल में किसी भी आपातकाल के समय नागरिकों की सहायता की जाती है पीएम केयर्स फंड के द्वारा। और यह शुरुआत कब की गई थी, तो इसका गठन 28 मार्च 2020 को किया गया। अध्यक्ष कौन है, तो पीएम मोदी जी हैं। दान इसमें कैसा करेगा, कोई अधिक पैसा दान करता है तो उसको क्या टैक्स भी लगेगा, तो इसमें कोई भी टैक्स की सुविधा नहीं है, टैक्स फ्री। आप अगर इसमें 2 लाख 5 लाख पे करते हैं, यानी कि भुगतान करते हैं, दान करते हैं, तो उनके लिए आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स फ्री दान है। दोस्तों अगली क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान की व्यावसायिक तथा नवाचार की क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत कब की गई। आपको बता दें कि युक्ति पहल पहले से ही शुरुआत की गई है, 2020 में ही शुरुआत की गई, बट युक्ति पहल 2.0 का भी शुरुआत कर दिया गया है। तो यह पहल कब शुरू की गई, तो 24 जून 2020 को यह पहल शुरू की गई है। तो आप जितने भी पहल शुरू की जा रहे हैं, कि जितने भी योजनाएं चल रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आ रहे हैं, इन सभी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट यह युक्ति 2.0 कब शुरू किया गया है, तो 24 जून 2020 को शुरू किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि युक्ति पहल, सीधे युक्ति पहल कब शुरू किया गया, प्रथम युक्ति पहल कब शुरू किया गया, तो 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। इससे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है आगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान की व्यावसायिक तथा नवाचार की क्षमता को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को करती है। युक्ति का मतलब क्या है, यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड-19 से किस तरीके से लड़ेगा, तो सबसे पहले नॉलेज, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लड़ेगा। इन सभी की मदद से कोविड-19 में लड़ेगा। युक्ति पहल की शुरुआत 11 अप्रैल, यहाँ आप देख सकते हैं युक्ति 2.0 का कब किया गया था, तो 24 जून को, और युक्ति पहल की शुरुआत तो 11 अप्रैल 2020 को की गई थी। दोनों में बहुत ही फर्क है, आप दोनों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। युक्ति पहल की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। क्या है, तो एमएचआरडी के द्वारा यह शुरू किया गया है पहल। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी यह पीडीएफ उपलब्ध है। तो पीडीएफ उपलब्ध है, आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।